नमस्कार, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड आज देख रहे हैं आप। उत्तराखंड आज में खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। उत्तराखंड को मिली 5,894 करोड़ की सौगात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। हर की पैड़ी को भी 40 करोड़ की सौगात। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान शिक्षा, खेल और सहकारिता से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। कई सवालों के जवाबों पर विपक्ष नजर आया असंतुष्ट। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी भीम आर्मी की दस्तक। 23 फरवरी को रुड़की में आयोजित की जाएगी बड़ी जनसभा। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर भी रहेंगे मौजूद। और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पर प्रदेश भर में बढ़ता जा रहा है प्राइवेट डॉक्टरों का विरोध। रुड़की में निकाला गया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। चले अब खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे और उत्तराखंड को करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण कर सौगात एक उत्तराखंड को दी गई। आपको बता दें कि उत्तराखंड के लिए यहां पर करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हरिद्वार पहुंचे, जहां पर महत्वाकांक्षी योजना नमामि गंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार के तहत हरिद्वार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 5,894 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें 9 नेशनल हाईवे की परियोजनाओं और करीब 4,450 करोड़ की नमामि गंगे परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिसमें 9 नेशनल हाईवे की परियोजना और 450 करोड़ की नमामि गंगे की परियोजना शामिल है। साथ ही हरिद्वार के लिए कुंभ और अन्य मौकों पर जाम से बचने के लिए 3500 करोड़ की 50 किलोमीटर लंबी रिंग रोड की मंजूरी दी गई। कार्यक्रम के मौके पर नितिन गडकरी ने देश को भरोसा दिलाया कि आगामी मार्च 2020 तक गंगा का पानी पीने लायक हो जाएगा। केंद्र सरकार की नमामि गंगे के तहत 2016 में 855 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिसके तहत कई घाटों, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण और क्षमता के साथ ही इसके विस्तार के साथ साथ मोक्षधाम बनाए जाना इसमें शामिल है। इसमें से आज करीब 450 करोड़ के नमामि गंगे की परियोजनाओं, जिसमें कि 6 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट और 38 घाट मोक्ष धामों को देश को समर्पित किया गया। इसके अलावा घाटों की सफाई के लिए 16 करोड़ के बजट की मंजूरी दी गई। नितिन गडकरी ने हरिद्वार में एक आस्था पथ के निर्माण को भी अपनी संस्तुति दी है। साथ ही नितिन गडकरी ने हर की पैड़ी के सौंदर्यीकरण के लिए 40 करोड़ की मंजूरी भी दी है। ऋषिकेश और हरिद्वार के होटल संचालकों को भी चेतावनी दी गई कि यहां पर कोई भी वेस्ट मटेरियल गंगा नदी में सीधे न डाला जाए। कि उत्तराखंड में विशेष रूप से जो घाटों का निर्माण करने का कार्य था, उसका काफी काम आज पूरा हुआ है और आज ये सब काम पूरे हो रहे हैं। हमने करीब सीवेज ट्रीटमेंट के 33 प्रोजेक्ट लिए थे, जिसमें से 19 पूरे हुए हैं, 12 निर्माणाधीन है और तथा 2 देहरादून में और रामनगर में हाल ही में ऑर्डर दिया गया है। 19 पूर्ण हो चुकी सीवेज ट्रीटमेंट की परियोजना में से आज 6 परियोजनाएं देश को समर्पित हो रही है। एक बहुत ही ऐतिहासिक घाट बना है जो नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत हुआ है। इसकी कुल लागत 69.18 करोड़ है और इसमें करीब 760 मीटर का घाट बनाया गया है और इसमें 16 मोक्षधाम बनाए गए हैं। ये जैसा आप देख रहे हैं, घाट जो है सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं उससे सुसज्जित है। इस पे चेंजिंग रूम्स हैं, बैठने की व्यवस्था है, छत्तियाँ लगी हुई हैं, कैनपी लगी हुई हैं, इंटरप्रिटेशन सेंटर है और उसको हम हरा भरा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि आने वाले टाइम में जो लोग यहाँ पर आएंगे उनको बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी और वो माँ गंगा के साथ इंटरफेस कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो उत्तराखंड के विधानसभा बजट सत्र के दौरान चर्चा की गई। चर्चा शिक्षा, रोजगार, खेल और सहकारिता से जुड़े तमाम मुद्दों पर की गई। इन तमाम मुद्दों पर कई विधायकों के द्वारा सवाल पूछे गए, जिसके जवाब सदन के अंदर संबंधित विभाग के मंत्रियों के द्वारा दिए गए, लेकिन कई जवाबों से विपक्ष असंतुष्ट नजर आया। आपको बता दें कि पहला जो मुद्दा था, शिक्षा को लेकर सवाल किए गए। शिक्षा के अलावा शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को लेकर सवाल यहां पर किया गया। इसके अलावा शिक्षकों को किस तरह की सुविधाएं दी जा रही है या फिर इन स्कूलों में शौचालय की या अन्य प्रकार की सुविधाएं किस प्रकार से हैं, इस पर भी सवाल जवाब किए गए। इनके जवाब शिक्षा मंत्री ने दिए। तो वहीं दूसरी तरफ सहकारिता से जुड़े सवाल पूछे गए, जिसका जवाब संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने दिया। इसके अलावा खेल से जुड़े सवाल पूछे गए कि कितने खिलाड़ियों को सरकार ने अभी तक रोजगार दिया है। इन तमाम सवालों के जवाब मंत्रियों के द्वारा दिए गए। तो कई जो जवाब थे उन पर विपक्ष असंतुष्ट नजर आया और एक मौका ऐसा भी आया जब विपक्ष ने वॉकआउट किया। सदन में जो सवाल प्रतिनियुक्ति का आया, ये अपने आप में बहुत अच्छा प्रश्न है
और इसकी गंभीरता को देखते हुए हमने विगत दिनों में हमने निर्देश जारी किया हुआ है कि जो भी अध्यापक प्रतिनियुक्ति पे कहीं भी हैं उनको वापस अपने मूल विभाग में तैनात किया जाए। और अब उसमें मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसके कार्यकाल में, क्योंकि प्रदेश की विद्यालय शिक्षा का सवाल है, इसको दलगत राजनीति से ऊपर हटके हमने निर्णय लिया और लगभग 43 लोग प्रतिनियुक्ति पे थे। इसे 43 में से लगभग 7 लोगों की वापसी हम करा चुके हैं। अभी भी 36 लोग अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं और मैंने सदन में मैंने जवाब भी दिया है कि इनको इनके मूल पद पे वापस लाने का मैंने निर्देश विभाग को दिया हुआ है और यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काशीपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक पुलिस प्रशासन ने की और पुलिस प्रशासन की यह बैठक उत्तर प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों के साथ की गई। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक किस तरह से संपन्न किया जाए, इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। काशीपुर में उत्तराखंड से सटे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर की थाना पुलिस के साथ बैठकर रणनीति तैयार की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की पुलिस ने महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करने के लिए सोशल मीडिया पर एक ग्रुप को भी बनाया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही अवैध शराब और पैसों की तस्करी का मामला सामने आ जाता है, जिसका सीधा इस्तेमाल चुनाव में लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए किया जाता है, जिस पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी रणनीति को तैयार किया और उसी के तहत काशीपुर मंडी गेस्ट हाउस में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में दोनों ही क्षेत्रों के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे और चर्चा की गई कि किस तरह से हिस्ट्री शीटरों पर विशेष ध्यान रखा जाए। आगामी लोकसभा निर्वाचन को देखते हुए आज मंडी के गेस्ट हाउस में सरहदी जनपदों के जो थाने हैं उनकी एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें थाना ठाकुर द्वारा अफजलगढ़, भोजपुर, भगतपुर के थानाध्यक्ष शामिल हुए और काशीपुर क्षेत्र से जसपुर, कुंडा, ITI और काशीपुर के कोतवाल शामिल हुए। सीनियर अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। इसमें आपसी जितने इश्यूज हैं उनको डिस्कस किया गया। मुख्यतः है जो महत्वपूर्ण सूचनाओं की जो जानकारी है आदान प्रदान करना है, उसके बारे में बात हुई है। जितने भी नॉन अवेलेबल वारंट हैं उनके बारे में हुई है। और उत्तराखंड की पुलिस का ये बॉर्डर की जो है थाने जो हैं इसकी मीटिंग का आयोजन किया गया था। इसमें मुख्य रूप से जो हमारे यहाँ के अपराधी हैं और हमारे यहाँ के हिस्ट्री शीटर हैं, हमारे यहाँ के जो मफरूर अपराधी हैं और जो अवैध शराब का कार्य करते हैं, अवैध हथियारों का काम करते हैं, इनकी सूची का आदान प्रदान, जिससे जो हमारे यहाँ का अपराधी और इधर आके रहने लगा है या आपके यहाँ का अपराधी उत्तर प्रदेश में रह रहा है उनको पकड़ा जाए, कार्रवाई की जाए और इनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त जो हमारे बॉर्डर्स हैं, कितनी जगह जो हमारी सीमाएं मिलती हैं और कहाँ कहाँ पे बैरियर्स लगाए जाएंगे। वहीं काशीपुर में लगातार पिछले कुछ दिनों से हो रही पशुओं की चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि यहां पर कुछ दिनों से पशुओं की चोरी लगातार हो रही थी, जिसके बाद कुछ दिन पहले चुराई गई भैंसों के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है और मुखबिर की सूचना पर अंतर्राज्यीय भैंस चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपी के साथ साथ जीवित अवस्था में भैंसों को भी बरामद किया है। आपको बता दें कि विगत जनवरी महीने में काशीपुर, जसपुर और कुंडा थाने क्षेत्र में भैंस चोरी का मामला सामने आया था, जिस पर SP काशीपुर जगदीश चंद्र ने एक पुलिस टीम का गठन किया था। मुखबिर की सूचना पर मशीन थाना हेमपुर निवासी एक आरोपी के घर से 6 भैंसों को बरामद किया गया है। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर 4 अन्य लोगों को भी पकड़ने में सफलता हासिल की है। पूछताछ में पता चला कि ये लोग दूसरे राज्यों में इन पशुओं की तस्करी को किया करते थे। फिलहाल जो आरोपी अभी फरार हैं उनको पकड़ने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। थाना जसपुर, कुंडा और काशीपुर से लगातार भैंस चोरी हुई, जिस पे मुकदमे संबंधित थानों में पंजीकृत किए गए थे। इसके लिए एक टीम का यहाँ गठन किया गया था। इंस्पेक्टर कोतवाली काशीपुर के नेतृत्व में SOG की टीमें भी लगाई गई थी। इन टीमों ने आज मेहनत करते हुए एक अंतर्राज्यीय भैंस चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस पूरे गिरोह में 9 सदस्य हैं, जिनके 5 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही से 6 भैंसें और 3 उनके बच्चे, कुल मिलाकर 9 जानवर बरामद किए गए हैं, जिनका बाजार मूल्य लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए है। तो वहीं कई राज्यों में अपनी जनसभा और रैलियों को करने के बाद अब भीम आर्मी उत्तराखंड में भी दस्तक देने जा रही है। भीम आर्मी की एक बड़ी जनसभा रुड़की में आयोजित की जाएगी और ये जनसभा 23 फरवरी को यहाँ पर आयोजित की जाएगी।
जिसमें कि भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर भी मौजूद रहेंगे। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड सरकार दलितों पर अत्याचार कर रही है, लेकिन सरकार खामोश है, जिसके लिए अगली रणनीति भीम आर्मी 23 फरवरी को तय करेगी। महक सिंह ने कहा कि जहरीली शराब कांड में उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से लापरवाह बनी रही। मृतकों के परिजनों को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि दलितों के लिए सरकार उदासीन है, दलित छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, लेकिन सरकार इस ओर फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो भीम आर्मी 23 फरवरी को उत्तराखंड में अपनी दस्तक देगी और एक बड़ी जनसभा को यहाँ पर आयोजित किया गया। जो प्रोग्राम बहुजन सम्मेलन नेहरू स्टेडियम रुड़की में रखा गया है भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा, उसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंच रहे हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद। तो आपकी मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है कि इसकी जो परमिशन है, जो स्वीकृति है, वो प्रशासन द्वारा हमें दे दी गई है, वो हमारे पास पहुंच चुकी है। तो आपकी मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नेहरू स्टेडियम रुड़की पहुँचे और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के क्रांतिकारी विचारों को सुने। जय भीम। वहीं लालकुआं में पुलिस ने एक चोरी का खुलासा कुछ ही घंटे बीत जाने के बाद कर दिया और इस चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लालकुआं का ये पूरा मामला है, जहां पर 25 एकड़ वर्कर कॉलोनी में लक्ष्मण सिंह के घर पर हुई चोरी का खुलासा पुलिस ने कुछ ही घंटों में कर दिया और आरोपी को सामान सहित वन निगम के डिपो के पास से गिरफ्तार कर लिया। सेंचुरी पेपर मिल में कार्यरत लक्ष्मण सिंह बीते 16 फरवरी को अपनी भांजी की शादी में लखनऊ गए हुए थे। जब घर पर पहुंचे तो घर का ताला टूटा हुआ था और घर में रखी हुई नकदी और जेवरात गायब मिले। उन्होंने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। कोतवाल योगेश चंद्र उपाध्याय के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने इस मामले की जांच शुरू की और कुछ ही घंटों में चोरी का खुलासा कर दिया। एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से ये सामान बरामद किया गया और इसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी राजीव मोहन ने बताया कि पीड़ित परिवार की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की थी और इस दौरान जानकारी जुटाई गई और आरोपी तक पहुंचा गया। आज लक्ष्मण सिंह निवासी लालकुआं की तरफ से एक थाना कोतवाली को एक सूचना दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि 16 फरवरी से उनका परिवार एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए शहर से बाहर गया था। जब वे आज सुबह वापस आए हैं तो उनके घर से नकदी और आभूषण व अन्य सामान गायब हुआ है, जिस पर कोतवाली लालकुआं ने तत्काल मुकदमा कायम किया और घटनास्थल का निरीक्षण चोरी के खुलासे के लिए कई टीमें गठित की। इसी क्रम में पुलिस को 3 घंटे के भीतर ही सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है, जिससे जो घर से जो आभूषण गायब हुए थे वो सारे उससे बरामद हुए हैं और जो चोरी का अन्य सामान था उससे भी बरामद हुआ है। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर उससे आगे की पूछताछ कर उसके खिलाफ आगे आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड आज देख रहे हैं आप। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर दिनेशपुर से है, जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है अवैध शराब के खिलाफ। पिछले कई दिनों से पुलिस का अभियान यहां पर भी लगातार जारी है और अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट किया जा रहा है। इसी के तहत दिनेशपुर में एक बार फिर से पुलिस ने कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान अवैध शराब की भट्टियों को पकड़ा गया। इस अभियान के तहत कई लीटर लाहन को नष्ट किया गया। वहीं छापेमारी में 200 लीटर शराब के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। पुलिस ने एक को जेल भेज दिया, जबकि 3 फरार चल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत धिमरी ब्लॉक के जंगल में सुबह थाना प्रभारी दिनेश फरत्याल के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। अभियान के तहत 200 लीटर अवैध शराब को नष्ट किया गया। इस दौरान एल्युमिनियम के 3 पतीले और इसके अलावा 3 कनस्तर, 3 पाइप को अपने कब्जे में लिया गया। इस दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 3 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस को है। वहीं क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के विरोध में प्रदेश भर में लगातार डॉक्टरों का विरोध तेज होता जा रहा है। डॉक्टरों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी के सिलसिले में रुड़की में भी प्राइवेट डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ यहाँ पर जमकर नारेबाजी की और इस एक्ट का विरोध किया। इस एक्ट के विरोध में और वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में छूट की मांग को लेकर निजी अस्पतालों के सैकड़ों डॉक्टरों ने शहर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और रैली निकाली। शहर के डॉक्टरों ने सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखाया। डॉक्टरों का आरोप है कि सरकार जानबूझकर इस तरह का कानून लाना चाहती है ताकि निजी हॉस्पिटल बंद हो जाएं। प्रदेश सरकार लगातार डॉक्टरों का शोषण करने में लगी हुई है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार समय रहते उचित कदम न उठाए तो फिर आंदोलन करने के लिए
IMA मजबूर हो जाएगा। मांग ये है कि ये जो काला कानून सरकार लेके आ रही है और उत्तराखंड की गरीब जनता को परेशान करने वाली बात निकली है, और उत्तराखंड की जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है इन कानूनों से कि हम लोगों के अस्पताल जो है बंद के कगारे पर। आगे हम लोगों का सिर्फ यही है कि इस कानून का बदलाव करें, कानून को प्रॉपर तरीके से लगाएं। हम इस चीज़ के लिए मना नहीं करते, लेकिन जो चीज़ पूरी तथ्यवादी है, जो वो है कि हाँ भाई इसके अंदर काम हो सकता है, समाज की सेवा हो सकती है, उसको लेके आए। और जो हम लोगों ने इतने दिनों से 1 हफ्ते से स्वतः बंदी कर रखी है, तो उसको सरकार सुने और हमारी जो मांगे हैं उनको पूरी करें। मांगे हमारी ये है कि जो ये कानून है CA यानी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का, ये और प्रदेशों में जैसे कि हरियाणा है तो हरियाणा में 50 बेड से नीचे नहीं लगाए, जो कि इतनी बड़ी स्टेट है। उत्तर प्रदेश में जहाँ से हम सेपरेट हुए हैं वहाँ नहीं लगाए 50 बेड से नीचे, दिल्ली में नहीं लगाए जो सबसे विकसित स्टेट है, तो उत्तराखंड में क्यों लगाया जा रहा है? अगर उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन के 100 रुपये हैं तो उत्तराखंड में 25,000 मांगे जा रहे हैं। के हिसाब से हम लोग का अस्पताल मेट्रो और अपोलो जैसा अस्पताल होना चाहिए, जो कि हम संभव नहीं है कि हम कर पाए। केवल हमारी डिग्री ही वैलिड है, उनके हिसाब से हमारी अस्पताल की बिल्डिंग, हमारा स्टाफ, सारी चीज़ें इलीगल हैं। और सरकार ने ये कहा है कि आपको अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो आपके अस्पताल में हम ताला लगा देंगे। वहीं भगवानपुर में सीओ मंगलौर ने एक जनता दरबार का आयोजन किया और इस जनता दरबार कार्यक्रम में कई लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। आपको बता दें कि इस जनता दरबार कार्यक्रम में कई फरियादी पहुंचे, साथ ही भगवानपुर क्षेत्र की तमाम समस्याओं को यहां पर सुना गया। जनता दरबार में लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा। इसमें ज़्यादातर शिकायतें नशे को लेकर थी। भगवानपुर में नशे का कारोबार काफ़ी धड़ल्ले से चल रहा है, जिस पर सीओ मंगलौर तुरंत संज्ञान लेकर हल्का इंचार्ज को आदेशित करते हुए ऐसे लोगों को के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को उन्होंने कहा है। वहीं कुछ शिकायतें खनन को लेकर भी आई, जिस पर भी सख्त निर्देश दिए गए कि खनन को रोका जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। सीओ मंगलौर ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रमों में मित्र पुलिस को अपराध पर शिकंजा कसने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि जो भी क्षेत्रवासी द्वारा समस्याएं यहां पर बताई जा रही हैं उनका तुरंत समाधान किया जाएगा और आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि लोगों की समस्याओं को दूर किया जाए। लोगों ने ही यहाँ पे शिकायत करी है और शिकायत ये है कि किसी दुकानों पे कहीं शराब पीने की शिकायत है और ये नशे की संबंधी शिकायत थी, तो उस पर कार्रवाई के लिए बताया गया है स्थानीय स्टेशन ऑफिसर को, उस पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। वहीं हाईकोर्ट ने NH 74 घोटाले के मुख्य आरोपी को जमानत दे दी। साथ ही इसके जो और इस मामले में जो और आरोपी हैं उनकी जमानत पर भी हाईकोर्ट अब फैसला लेगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के बहुचर्चित NH 74 भूमि मुआवजा घोटाले में गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद निलंबित PCS अफसर और उधम सिंह नगर के पूर्व विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी और घोटाले के मुख्य आरोपी DP सिंह की जमानत मंजूर कर दी गई। कोर्ट इसी घोटाले में जेल में बंद बिल्डर सुधीर चावला की जमानत याचिका पर 1 मार्च को सुनवाई करेगी। DP सिंह समेत बिल्डर प्रिया शर्मा, सुधीर चावला, ADM तीर्थपाल सिंह समेत अन्य के खिलाफ SIT एंटी करप्शन कोर्ट में आरोप पत्र दायर कर चुकी है। DP सिंह समेत अन्य पर 8 मार्च को आरोप तय भी होने। वहीं उत्तराखंड का हल्द्वानी में बन रहा सबसे बड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल अधर में लटका हुआ है। जी हां, इसका निर्माण कार्य अभी भी पूरा नहीं हो पाया है और किस तरह से यहां पर लापरवाहियां बरती जा रही है और किस तरह से कछुआ गति से इस अस्पताल का निर्माण कार्य हो रहा है, इस बात को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। हल्द्वानी में सबसे बड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण होना था, जो कि अधर में लटका हुआ है। मार्च तक इस अस्पताल को जनता को समर्पित होना था, लेकिन अभी 60% ही निर्माण कार्य इसका हो पाया है। अस्पताल का निर्माण कार्य कर रही कार्यदायी संस्था यूपी निर्माण निगम कछुआ गति से इस अस्पताल का निर्माण कार्य कर रही है, जबकि पहली बार कार्यदायी संस्था को 90% से अधिक का पेमेंट किया जा चुका है। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में 9 करोड़ 89 लाख की लागत से 4 साल पहले 50 बेड के आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन 8.25 करोड़ रुपए देने के बाद भी निर्माणदायी संस्था ने 60% भी कार्य पूरा नहीं किया है। जिला आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी MS गुंजियाल का कहना है कि 1000 रोजाना OPD करने के लक्ष्य के साथ साथ कई सुविधाएं थी जो अस्पताल में देने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन फिलहाल ये अस्पताल अधर में लटका हुआ है। केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित और उत्तराखंड सरकार के द्वारा बनाया गया जो 50 बेड का चिकित्सालय है, ये उत्तराखंड का पहला चिकित्सालय है जिसमें 50 बेड का अस्पताल बनना है, जिसमें एट ए टाइम 15 डॉक्टर काम करेंगे। इसमें अलग अलग विधा के हैं, जिसमें आयुर्वेदिक है, यूनानी है, सिद्धा है, योगा है
और उसके अलावा होम्योपैथिक। कब तक यह उम्मीद तो वैसे तो मार्च तक का था, क्योंकि कुछ समस्याएं पानी की वजह से आई, तो इसका टाइम पीरियड जून जुलाई तक करने का निर्माण एजेंसी द्वारा कहा गया। उत्तराखंड आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज। नमस्कार।